में जो बीते दिनों त्रासदी देखने को मिली उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में जो तपोवन में त्रासदी देखने को मिली उसके साक्ष्य मिल गए हैं। ये बड़ा अपडेट उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिम चट्टानों में दरार आने के कारण जो पानी है वो रिसा था। रौंती धार में बर्फीली चट्टान के गिरने के कारण यह हादसा हुआ था। यूसैक के निदेशक के द्वारा इस पूरे मामले की पुष्टि की जा चुकी है। तो बड़ा अपडेट, हिमीभवन की प्रक्रिया में तबाही जो है वो मची। इसके बाद भी तमाम तरह की चीजें इसको लेकर जरूर निकल के सामने आई। तबाही का कारण जो है उसे लेकर अलग अलग तरह के बयान जरूर सामने आए, लेकिन इस त्रासदी को लेकर जो साक्ष्य हैं वो इस वक्त मिल चुके हैं। हिम चट्टानों में दरार आने के कारण जो पानी है उसके रिसने की बात कही जा रही है। रौंथी धार में बर्फीली चट्टान गिरने के कारण यह हादसा हुआ था और इसकी पुष्टि यूसैक के निदेशक के द्वारा की गई है। और यूसैक निदेशक प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। नमस्कार, धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से ही ये त्रासदी देखने को मिली थी अलग अलग तरह के बयान, अलग अलग चीजें इस त्रासदी को लेकर निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब आपकी ओर से पुष्टि की गई है कि जो वहां पर हिम चट्टाने हैं उस पर दरार आने के कारण पानी रिसा था और उसके बाद ये त्रासदी देखने को मिली। विस्तार से सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरी घटना घटित हुई। ये अच्छी बात है कि जब सूचनाएं एकत्रित हो जाएं और तभी किसी बात को पुख्ता तौर पे कहा जाए। मैं समझता हूं कि मैं शुरू से इस बात का इस पक्ष में रहा हूं जी। और जब भी मेरे से पूछा गया कि भाई क्या हो रहा है, तो जब तक मैं फील्ड का ओरिजिनल डेटा मेरे पास नहीं आ जाता तब तक मैं किसी बात को कहने में सक्षम नहीं था जी। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन थी कि किसी तरह से मैं बार बार यही कहता था कि ये पानी जो आया है जी। हमारी जो ऋषि गंगा है वो कहीं ना कहीं पे चाहे थोड़ी देर के लिए हो लेकिन ब्लॉकेट हुई होगी और तभी एक साथ इतना पानी आके नीचे तबाही मचाया होगा जी। तो आज जब साक्ष्य सामने हैं तो उससे साफ जाहिर होता है, चित्रों के माध्यम से, उपग्रह के चित्रों के माध्यम से, हमारे भारतीय उपग्रह एवं विदेशी उपग्रहों के माध्यम से हमें जो साक्ष्य मिले हैं, साथ में हमारे जो वहाँ पे विद्यार्थी हैं उन्होंने जो मेरे को फोटोग्राफ शेयर करे हैं जी। उन फोटोग्राफ्स के आधार पे, मतलब सेटेलाइट डेटा एज वेल एज फील्ड चेक, जब दोनों बातें हो गई तब मैं इस बात को कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में विज्ञान अगर तर्कसंगत न हो तो फिर विज्ञानी क्या कहलाया जाए। तो आज जब ये बातें हैं साक्ष्य के रूप में मैं सबके सामने ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से जी। कि जो रौंथी पर्वत है या रौंथी धार है जो कि 6063 मीटर की ऊंचाई पे है ऋषि गंगा कैचमेंट में, ऋषि गंगा के बाएं छोर पर, उस रौंथी धार से एक ग्लेशियर निकलता है जिसको बोलते हैं रौंथी ग्लेशियर। उसका जो ढाल है बहुत ही तीव्र ढाल है, लगभग 65 से 70 मीटर की ढाल पे, डिग्री के ढाल पे वो नदी, वो नाला ऋषि गंगा पे मिलता है जो कि रेणी गांव से लगभग 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम में है जी। अब जब ये ऊपर से हिमीभवन एक प्रक्रिया हम लोग कहते हैं कि फ्रॉस्ट एक्शन, इसमें बेसिकली थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि फ्रॉस्ट एक्शन होता क्या है। ये फ्रॉस्ट एक्शन क्या है कि जब हिमालय में, क्योंकि जो हमारी चट्टानें हैं वो बहुत ही बुरी तरह से फ्रैक्चर्ड है और इन फ्रैक्चरों के अंदर जब भी स्नोफॉल होता है तो आइस जो है मेल्ट होके इन दरारों के अंदर घुसती है जी। और ये दरार दिन और रात के तापमान में परिवर्तन हो, क्योंकि वहाँ पे जो तापमान है उसमें बहुत परिवर्तन है, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, तो दिन में ये पानी गल के उन दरारों के अंदर घुसता है और रात में ये पानी जब जमता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है पानी का फ्रोजन कंडीशन में वो लगभग 10% बढ़ जाता है। तो आप देखिए कि जो दरार पहले सपोज करो 1 सेंटीमीटर थी और उसमें जो पानी भरा रात को दिन में, रात को वो जो है फ्रोजन कंडीशन में आएगा तो वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, और ये सतत प्रक्रिया है, फैलना और पानी का गलना और उसके बर्फ़ का गलना और पानी का उन दरारों के अंदर घुसना जी। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्रीज एंड थॉ अंग्रेजी में, या फ्रॉस्ट एक्शन, और हिंदी में कहते हैं इसको हिमीभवन। तो ये हिमीभवन की प्रक्रिया से हिमालय की जो चट्टानें आप जहाँ भी जाएंगे वो टूट टूट के ऊंचाई स्थान से नीचे की ओर गिरती रहती हैं जी।
और चूंकि ये ऐसी जगह पे गिरी है कि जहाँ नीचे गॉर्ज ऋषि गंगा का है, जी और उसने जब आके पूरे अपने साथ एक वाइब्रेशन के साथ पूरी घाटी को दहशत के हिला के रख दिया, जी तो वहाँ पे जितनी भी हल्की फुल्की बर्फ जो साइड के स्लोप में जमा थी वो भी वाइब्रेशन के साथ नीचे गिर गई, जी और उसके पानी और मलबे के साथ उसने ऋषि गंगा के जो बहाव को उसको रोक दिया। जी और जब ऋषि गंगा के बहाव को रोक दिया, इसके प्रमाण है हमारे पास। इसको रोकने के उपरांत, क्योंकि आपका जो ये डैम बना टेम्परेरी डैम, जी ये इसकी क्षमता नहीं होती है कि प्रकृति के इतने बड़ी नदी के बहाव को रोक डाले, तो लिहाजा उसने कुछ ही घंटों में उसको तोड़ के और ऋषि गंगा को नीचे जो है इतने सैलाब के अंदर ला दिया जी कि आपका जो रेनी का जो बैरियर था, पहले उसने उसको तोड़ा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये बैरियर ने इस एनर्जी को कंट्रोल करने में मदद करी। जी जैसे ये बेग था पानी का, इसको पहली बैरियर जो मिला वो हमारा ऋषिगंगा वाला प्रोजेक्ट का था। उससे उसकी वेलोसिटी चेक हुई। जब वेलोसिटी एक बार कंट्रोल होती है तो जो सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है नदी की, वो थोड़ा कम हो जाती है। जी और आपने देखा होगा कि सीधे जो मलबा है वो रेणी से लेकर और धौलीगंगा के कॉन्फ्लुएंस तक मैक्सिमम फैल गया, जी और उसके बाद धीरे धीरे उसका बेग, और जैसे ही वो जो है धौलीगंगा में आया तो धौलीगंगा में भी उसको फ्लड प्लेन ज़्यादा मिलने के कारण उस सेडिमेंट को आगे न ले जा करके अगल बगल में छोड़ता है, जैसे कि टनल में छोड़ दिया, साइड में छोड़ता है। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे रेत की बड़ी ढेरें होती हैं। उसका कारण ही यही है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वो जो है सेडिमेंट को वहीं पर ले डाउन कर देता है और आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो लिहाजा पानी तो चले गया आगे, लेकिन सेडिमेंट को उसी स्थान पे छोड़ गया। जी तो जो दलदल और ये जो कीचड़ और जो मलबा आपके टनल में और दोनों टनलों में घुसा है, उसका नतीजा यही था। जी और फाइनली ये जो घटना हुई है, इसके पीछे मेरा अपना ये बिल्कुल पुख्ता प्रमाणों के साथ आपसे शेयर करना चाहूँगा जी कि ये बेसिकली जो फ्रॉस्ट एक्शन प्रक्रिया के तहत जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वेज फेलियर हुआ है, जिसके ऊपर के आप देखेंगे एक बहुत मोटी आइस की परत भी दिख रही है। जी ये मैंने अपने चित्रों के माध्यम से अपने फेसबुक वॉल पे भी ये पोस्ट किया है, प्लस हमने अपने शासन को भी समय पर इसका अवगत कराया है। जी तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं और ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी सर, आपके द्वारा बहुत अहम जानकारी जरूर हमारे साथ साझा की जा रही है। अगर इसी घटना को हम देखें तो आने वाले वक्त को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आने वाले वक्त में भी इस तरह की घटनाओं के घटित होने की कोई संभावना है? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हिमालय क्षेत्र में एक सतत प्रक्रिया है फ्रॉस्ट एक्शन, और ये जो है अक्सर होती है। अब इसके रूप अलग अलग हैं। कोई छोटे रूप में होता है, छोटे छोटे टुकड़े करके वहीं पर गिर जाती चट्टानें। जी कुछ बड़ी चट्टान ऊपर की पहाड़ी ढाल में से जो है लुढ़क लुढ़क के नीचे गिरते हैं। तो वो जब लुढ़कते हैं तो अपने साथ बहुत सारा अगल बगल का मलबा को भी तोड़ करके नीचे लाते हैं। तो अगर वहाँ पे लूज स्नो है, फ्रेश स्नो है, तो उसको भी वाइब्रेशन मोड में ला के वो पूरा जो है उसको नीचे उतार देते हैं। तो ये प्रक्रिया हिमालय की एक सतत प्रक्रिया है, और ये अक्सर हमारे जो है अपर अलकनंदा क्षेत्र में, अपर धौलीगंगा क्षेत्र में, अपर कोसी में और पिंडर में, ये सब जगह जो हमारा हिमालयन जो स्नो कवर्ड बाउंड एरिया है उसमें ये अक्सर देखने को मिलता है। जी सर, और जो तथ्य आपके द्वारा साझा किए जा रहे हैं, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आगे किस तरह से कदम उठाने चाहिए? आगे किस तरह से सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, सावधानी तो आपको हमेशा बरतने की जरूरत है। जी एक मैं उदाहरण देता हूँ, कई बार बहुत छोटा सा उदाहरण है, इससे समझने की ज़रूरत है कि अगर आप नदी में कूदना या नदी क्रॉस करनी है, जी मतलब आप किसी आपदा के या जो कोई आपका जो हजार्ड है, जितने आप हजार्ड के नज़दीक जाते हो तो उतने आपके लिए जो आपके मेजर्स हैं आपके प्रोटेक्शन के, वो पुख्ता होने चाहिए। जब जब आप इस तरह की घटनाओं के, इस तरह की जो हिमालय की जो होने वाली घटनाएं हैं, जो कि हमारे भूविज्ञान में हम लोग कहते हैं कि विवर्तनिक टेक्टोनिक कारण की वजह से हमारी चट्टानें टूटी हुई हैं। अगर हमको भवन भी बनाना है तो भवन भी ऐसी जगह पे बनाना है कि सोच समझ करके कि भाई कहीं पे कोई चट्टान तो नहीं है, ढाल इसका कैसा है, तो उसकी भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के उपरांत ही निश्चित तौर पे पुख्ता कर लेना चाहिए, और तभी उसकी जो है सुविधा अनुसार वहाँ पे अपना घर बनाना चाहिए जी और अपने को उस तरह तैयार करना चाहिए कि हम इस रिस्क को अपने मिटिगेट कर पाएँ प्रॉपरली, तभी हम इसमें आगे कदम बढ़ाएं। जी बिल्कुल सर, और इसके साथ ही
इस दौरान जब आपदा देखने को मिली है तो संस्थानों के बीच कोऑर्डिनेशन की बात को भी जरूर आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बात को लेकर जरूर चर्चा की जा रही है, तो इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर पे ऐसा है, विज्ञान एक ऐसी चीज है, तर्क कुतर्क, तर्क वितर्क होते हैं, कुतर्क नहीं, तर्क वितर्क। जी कुछ बातें आप कहेंगे, कुछ बातें मैं कहूँगा, तब किसी नेट कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। जी अगर हम एक ही भाषा, एक ही डायलॉग बोलेंगे तो उसमें डिस्कशन क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? तो हमेशा जितने भी जब रिसर्चेज होती हैं तो उसमें एक डिस्कशन का मुद्दा हमेशा खुला रहता है, ऑप्शन जरूर रहता है। जो मैं कह रहा हूँ वो फाइनल नहीं हो सकता कभी भी। कई बार क्या होता है कि इसको मुझे जो है 10 लोगों के सामने सहमत कराना पड़ता है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना रिसर्च पेपर भेजते हैं तो उसका प्री रिव्यूड होता है, उसको 10 जगह से इंक्वायरी होती है, 10 क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चन को हमें उस एक्सपर्ट को जो है हमें सेटिस्फाई करना होता है। तो जब परसेंटेज ऑफ एक्सपर्ट उस चीज़ को सहमत हो जाए तो उसको सर्वमान्य कहा जाता है। जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगी। जब ग्लेशियर्स का जिक्र किया जाता है, क्योंकि इस आपदा के बाद भी बहुत बड़े पैमाने पर ग्लेशियर की बात जो है जरूर निकल कर सामने आई, ग्लेशियरों पर अध्ययन भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के परिदृश्य से अगर हम देखें तो उत्तराखंड के लिए कितना अहम ग्लेशियर्स पर शोध करना अभी जरूरी है, कितना अध्ययन और ग्लेशियर्स को लेकर होने की जरूरत है सर? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं हमेशा लालायित रहता हूँ इस प्रश्न के लिए। जी दरअसल मैं 1980 से हम लोग इस फील्ड में हैं और मैं पहले वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में काम करता था, उसके बाद मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में हूँ और तब से लेकर आज तक मेरी जो शोध रही है ज़्यादातर इस तरह से हिमालय क्षेत्र के इन ग्लेशियरों में रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एरिया रहा करता था। 2002 से लेकर और 2012 तक मैंने इसमें कंप्लीट वर्क किया है। ये ऋषिगंगा से लेकर और आपका नंदा देवी तक मैंने एक्सपीडिशन एक बार नहीं 3 बार एक्सपीडिशन किया है। इस गॉर्ज के अंदर, इस पूरे इंटायर एरिया के अंदर लगभग 14 ग्लेशियर हैं और उन 14 ग्लेशियरों को मैंने एक एक ग्लेशियर को अपने पाँव से नापा है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ इस विज्ञान की इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमें ख़ास तौर पे क्योंकि हमारा जो पर्वतीय भाग है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो यहाँ के रहनुमा है इनका सीधा सीधा संपर्क इन ग्लेशियरों से है। हमारी आजीविका इन ग्लेशियरों से है, हमारे दिन रात की जो भी प्रक्रियाएं हैं इन ग्लेशियरों से। और ये हम ही नहीं, ये पूरा विश्व जिसका कि लगभग 3% भाग ये जो ग्लेशियर्स हैं जो कि हमको पोर्टेबल वाटर, पीने का लायक पानी देते हैं, अगर हम इसके बारे में आज से चिंता न करें तो शायद हमसे बड़ा बुरा कोई नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर एक विशेष सोच होनी चाहिए और अगर मैं अपने सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा संस्थान बनाया जाना चाहिए जो खास तौर पे इन पहाड़ी क्षेत्रों में और इस हिमालयी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए और इस ग्लेशियर की सुरक्षा को देखते हुए, इसकी स्टडी, इसके महत्व को देखते हुए यहाँ पे एक ग्लेशियोलॉजी का एक स्पेशल सेंटर होना चाहिए। ये मेरी गुजारिश रहेगी आने वाले टाइम में अपने सरकारों से। बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बेहद अहम जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों तक साझा की गई है, क्योंकि जब से ही ये घटना देखने को मिली थी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई संशय भी बनाए गए थे, लेकिन इसके बाद पुष्टि आपके द्वारा की गई और कई अहम तथ्य आपके द्वारा इस दौरान जरूर साझा किए गए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बता दें कि उत्तराखंड में जो त्रासदी देखने को मिली उसके बाद कहा जा रहा था कि ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद ये घटना निकलकर सामने आई। इस पर शोध भी तमाम तरह से हो रहा है और हर संस्थान अपनी ओर से, हर संस्था कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसे तथ्य निकलकर जरूर सामने आए जिससे इस आपदा के पीछे का कारण निकलकर सामने आए। तो यूसेक के निदेशक को आपने सुना, जिनके द्वारा बहुत अहम जानकारी इस वक्त साझा की गई।